स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम यूएससीएमए पार्ट 1 जो है सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ओरिएंटेशन क्लास देखी होगी पहले, होप। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज यूएससीएमए पार्ट 1 में, वो डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के बेसिक्स। देखिए, पार्ट 1 सेक्शन ए जो होता है वो होता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस का। ठीक है ना? मतलब आप सिंपल कह सकते हो ये एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, एफआर का है, या फिर आप और भी सिंपल कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर सिंपल अकाउंट्स बोल दो। ठीक है? जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स आप 11th-12th में पढ़ते थे उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है? ऐसे अकाउंटिंग के कई ब्रांचेस होती है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। कई टाइप की अकाउंटिंग होती है। ठीक है ना? अब तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी आ गई। तो इसका वेटेज है हमारे कोर्स में 15%। मतलब 500 मार्क्स का अगर आप देखेंगे तो अपना पार्ट 1 है उसका 15% निकाल दीजिए। ये अपना पार्ट 1 का सेक्शन ए का वेटेज है। लेकिन इसको अपन को वेटेज को 15% एज इट इज जरूरी नहीं है कि माने। ठीक है? थोड़ा ऊपर नीचे एग्जाम में हो जाता है, बट स्टिल एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, क्योंकि ये वेटेज अपन को आईएमए खुद देता है। अब हम सबसे पहले आज डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से अकाउंटिंग के बेसिक्स। अब कई लोग क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत पहले जो है अकाउंट्स पढ़ी थी, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, है ना? फाइनेंस, कई लोग तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है भी नहीं, कई तो साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं कुछ, तो उनके कई बार थोड़े से बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। तो उनके लिए अपन सबके लिए अकाउंटिंग बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर हमारे बेसिक बहुत अच्छे हैं, तो आप इस जो छोटे से 2-3 लेक्चर होंगे इनको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना? मैंने नंबर ऑफ लेक्चर सोचे नहीं है कितने बनाऊंगा, लेकिन हाँ, जब तक ये बेसिक चलेंगे तब तक लेक्चर चलते रहेंगे। ठीक है? मैं ऐसे कोई प्लान करके नहीं बनाता कि नंबर ऑफ लेक्चर इतने बनेंगे। अकाउंटिंग बेसिक में देखो, सबसे पहले अपन को पता रहना चाहिए कि अकाउंट्स क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है। आप अकाउंटिंग प्रोसेस बोल लो या फिर अकाउंटिंग साइकिल बोल लो। अच्छा, मैं अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि आप साथ में नोट भी कर रहे हो। साथ में नोट करने का मतलब ये है कि आप या तो मेरी जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूँ वैसे वैसे नोट बना लो। ठीक है ना? लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होती है कि आपका ध्यान फिर सुनने में डाइवर्ट हो जाता है, सुनते नहीं हो फिर आप, है ना? कई बार कि भाई आप समझने में ध्यान नहीं रहेगा, केवल लिखने में रहेगा, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है? तो अब आप ये कर सकते हो कि आप जब पूरा मैं लिख लूँ, एक स्लाइड कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इसको आप नोट्स में उतार लो। ठीक है? या वीडियो पॉज करके उतार लेना। पहले मेरी बात सुनो आप। सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है जर्नल एंट्री बनाना। ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। इसके बाद बनाते हैं उसका लेजर। लेजर के बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है? हम जो है ट्रांजेक्शन को पहली बार अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट क्रेडिट के थ्रू, तो उसे कहते हैं जर्नल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। फिर लेजर बनाएंगे। लेजर बनाएंगे तो मतलब एक तरीके से खाते बनाना। ठीक है? एक अकाउंट्स बनाना, तो उसे बोलते हैं लेजर बनाना। ठीक है? आप बोलते हो अकाउंट बनाना सिंपल लैंग्वेज में, कि सर हमने अकाउंट बना लिया, राम का अकाउंट बनाया, श्याम का अकाउंट बनाया, हरि का बनाया, मोहन का बनाया, फर्नीचर का अकाउंट बनाया, किसी एक्सपेंस का अकाउंट बना दिया, किसी इनकम का अकाउंट बना दिया, कोई लॉस का अकाउंट बना दिया, ऐसे करके किसी भी तरह के लेजर अकाउंट बनाना। ठीक है? जिसमें केवल उसी अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे, चाहे वो डेबिट हुए हैं चाहे क्रेडिट हुए हैं। तीसरा स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लेजर की समरी होती है। ठीक है? समरी ऑफ लेजर, उसे क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। कई लोगों को लगेगा बहुत सिंपल चल रहा है, कई लोगों को लगेगा थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि यार बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। कई लोगों को बिल्कुल ही नया लगेगा क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी समझाऊंगा सब चीज़ें, है ना? ठीक है? आराम से चलेंगे। अभी तो मैं केवल लिख रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस के बाद बनाएंगे अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल सिंपल बात करें, अपन क्या क्या बनाएंगे? हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। P&L मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है?
अब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट स्कूल्स में जब हम 11th में थे तब तो अलग अलग बनता था, अब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट अलग नहीं बनता, अब इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या नाम देते हैं? इनकम स्टेटमेंट। पहले क्या होता था कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट तक चीज़ें निकलती थी, पी एंड एल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो चीज़ें होती थी वो आती थी। पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। अब डायरेक्टली जो भी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, वो एक ही जगह पे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे तो इसे बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम। क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे। तो पी एंड एल बनाना सीखेंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है। बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं बैलेंस शीट को? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और लास्ट में बनाते हैं कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर इनके नोट्स लिखे जाते हैं, कुछ नोट्स टू अकाउंट्स। क्या लिखे जाते हैं? नोट्स लिखे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। भाई हमने ट्रेडिंग बनाते समय, पी एंड एल बनाते समय क्या पॉलिसीज़ फॉलो करी है, बैलेंस शीट बनाते समय क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करी है। सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल लूँ कि हम लोगों ने स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो मेथड से किया है कि लीफो मेथड से किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कि लास्ट इन फर्स्ट आउट से। सर हमें तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। तो अभी थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया हमने। फिर उसके बाद जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर इसका इंटरप्रिटेशन होता है लास्ट में। इंटरप्रिटेशन मतलब कि एनालिसिस, ठीक है। और इसके लिए एक चैप्टर होता है पूरा डेडिकेटेड, जिसे बोलते हैं रेशो एनालिसिस। क्या बोलते हैं? रेशो एनालिसिस। तो सर अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हमारा जो एजेंडा है क्लास का वो है जनरल एंट्री पढ़ना। बाद में हम लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह सीखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेडिंग पी एंड एल को कंबाइंड रूप में इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बनाएंगे। ट्रेडिंग पी एंड एल को थोड़ा बहुत देख लेंगे कि भाई ट्रेडिंग पी एंड एल बचपन में कैसे बनाते थे, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाना तो अपन को आना ही चाहिए, तो बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अपने यूएससीएमए के अलग से कोर्स में, हालांकि पी एंड एल और बैलेंस शीट भी है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन तभी सीखेंगे क्योंकि ये बेसिक्स का पार्ट नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अपन यूएससीएमए के अंदर डायरेक्टली सीखेंगे इसको। नोट्स टू अकाउंट्स, अभी आप कह सकते हो कि सर हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, यूएससीएमए की प्रॉपर क्लासेस हमने चालू नहीं करी, लेकिन हाँ अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो आपको ये क्लासेस देखना मैंडेटरी है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स अभी हम उसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो डिस्कस करने का कुछ है नहीं। जब हम पढ़ेंगे यूएससीएमए तब नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में ढंग से समझेंगे। तो रेशियो एनालिसिस ये सेक्शन मतलब पार्ट 2 के अंदर सेक्शन ए में आएगा। यूएससीएमए पार्ट 2, जैसे पार्ट 1 है वैसे ही पार्ट 2 है, तो यूएससीएमए पार्ट 2 के अंदर आपको मिलेगा रेशियो एनालिसिस, तो वहाँ समझेंगे। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, मतलब इसका बेसिक से कोई लेना देना नहीं है। तो सर बेसिक से हमारा लेना देना किसका है? जनरल एंट्री का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का, और पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाने का। तो वो मैं आपको बेसिक्स में सिखाऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो सर जब आप क्लास यूएससीएमए की पढ़ाओगे तब बेसिक्स नहीं पढ़ाओगे, तब तो बताना ही है बेसिक्स, है ना, तब भी बताएंगे, हर जनरल एंट्री के पीछे कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन एक बार डेडिकेटली बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं ना। अब जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपन, और इंग्लिश में अपन ग्रामर, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं मान लो, और अपन टेंसेस नहीं बोल रहे हैं, टेंसेस के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर आर्टिकल्स के बारे में नहीं जानते हैं, या प्रीपोजिशन जैसे ऑफ ऑन कहाँ लगाना है वो नहीं जानते हैं, या मॉडल वुड शुड कहाँ लगाना है, कुड कहाँ लगाना है वो नहीं जानते हैं, तो वो इंग्लिश के साथ क्या है, नाइंसाफ़ी होती है, ठीक है। तो पहले बेसिक्स जानना जरूरी है ना, डायरेक्टली फिर कूदेंगे नहीं, तो बेसिक्स समझ रहे हैं अपन। पहले स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। देखो भाई, जनरल एंट्री के अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि जनरल एंट्री सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, अकर एक्चुअल में करता है, ठीक है ना, पहले ट्रांजैक्शन होगा,
भाई सेल ट्रांजेक्शन की वजह से सेल्स होगी, परचेज होगी, हम मशीन खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, लैंड बेचेंगे, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, सैलरी पे करा, रेंट पे करा, ठीक है। तो उसको हम जर्नलाइज कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम, जर्नलाइज कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको कि सर जर्नलाइज कर दो। जर्नलाइज मतलब ही क्या होता है, जर्नल एंट्री डालना। हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री डालना या जर्नल एंट्री मारना, ठीक है, एंट्री मार दो सर इसकी, तो हम ऐसे बोलते हैं। तो कैसे करेंगे सर ये काम, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, देखो आपको इसके लिए बिल्कुल वही जैसे इंग्लिश के ग्रामर के बेसिक्स होते हैं, टेंसेस जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, वैसे ही सेम टू सेम अकाउंट्स की ग्रामर होती है एक, उसे बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स की ग्रामर है। ये बोलती है कि हम सारे अकाउंट को, जितने भी दुनिया भर में अकाउंट होंगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। आप पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने चले जाओ, ठीक है, और अगर वो सामने फाइनेंस का पर्सन बैठा है, अकाउंट्स का पर्सन बैठा है, और वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे जनरल एंट्री के बेसिक्स पूछेंगे, और यही बेसिक्स होते हैं जनरल एंट्री के। देखो अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट में, कह सकते हो, वैसे 2 पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट सिंपल ही होता है, किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड होता है। अब बिजनेस जैसे एक होता है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन जैसे आप, मैं, है ना, तो हम लोग क्या है, जो नेचर ने बनाया है जिसको, हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। राम, श्याम, मोहन, ये सब अकाउंट्स में इसी तरीके से एग्जाम्पल देते थे हम लोग स्कूल्स में, कि 11th क्लास की बुक्स में, 12th क्लास की बुक में आप देखोगे जनरल एंट्री के अंदर राम, श्याम, मोहन, हरि, कुछ ना कुछ लिखा रहता था, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे जो हमने जिस पर्सन को बनाया, ठीक है, जैसे हमने कंपनी बनाई। अब कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, सर आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। या कोई बैंक है, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, सिटी बैंक है ना, या फिर एक्सिस बैंक है, HSBC है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इनके नाम के कोई पर्सन थोड़े यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाँ ये एक सेपरेट एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर। क्लियर, तो आर्टिफिशियल पर्सन ये सब होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट। अब मैं कुछ अलग से नाम लिखवा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कैपिटल अकाउंट, प्रोविजंस, रिजर्व्स, आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, पूरा लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनर्ड इनकम। थोड़ी सी राइटिंग खराब है मेरी, है ना, तो आपको इधर एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। नेचुरल पर्सन जैसे हो गए आप, कुछ भी नाम लिख दो, राम, श्याम, आई, यू, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है, राइट। फिर और अच्छा, अब सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हमें समझ भी नहीं आया, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, अक्रूड क्या होता है, अनर्ड क्या होता है, आ जाएंगे धीरे धीरे। वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो ड्यू तो हो गए बट पेड नहीं करे। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो एडवांस में पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। कई बार अपन सैलरी किसी को एडवांस नहीं देते, तो उसे बोल दिया प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ड्यू तो हो गए लेकिन पे नहीं करे, ड्यू बट नॉट पेड।
हमने किसी से काम करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया उसे, तो उसे क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अक्रूड इनकम मतलब इनकम ड्यू तो हो गई लेकिन इनकम रिसीव नहीं हुई है। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने कहीं पे काम किया, जॉब करी और या कुछ भी काम किया, हमें पैसे मिल जाने चाहिए थे क्योंकि हम काम पूरा कर चुके हैं उसका, लेकिन पैसे मिले नहीं अभी तक। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब अक्रूड इनकम। ऐसे ही क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम मतलब एडवांस में इनकम रिसीव हो गई, एडवांस में इनकम रिसीव होना। हमने कहीं पे काम किया और हमने बोला यार हमें ज़रूरत है तो थोड़ा सा एडवांस दे दो, तो उसने दे दिया। ठीक है, उसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो हमने अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं किया लेकिन उसके लिए हमने पैसा एडवांस में ले लिया। क्लियर। तो अब आप थोड़ा सा अगर सोच रहे हो तो देख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या है, अक्रूड इनकम। ठीक है ना, मतलब अगर किसी के लिए कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था कि भाई हमने कोई खर्चा, मतलब कोई एक्सपेंस ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं करा, तो वो सामने वाले के लिए सोचो, जो पर्सन को इनकम मिलने वाली थी वो इनकम मिलने तो वाली थी लेकिन मिली नहीं है, तो ऐसी इनकम को बोलते हैं अक्रूड इनकम। ठीक है भाई, मैंने किसी से काम करवाया, मेरे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है और उसको मुझे सैलरी पे करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाया अभी, ठीक है ना, किसी भी वजह से, तो वो मेरे लिए सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सामने वाले के लिए सोचो, उस पर्सन को सैलरी मिल जानी चाहिए थी, उसने काम कर दिया है, तो इनकम ड्यू तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, उसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, एडवांस में पेमेंट कर दिया हमने। ठीक है, मेरे यहाँ पे कोई पर्सन काम करता है, उसने बोला कि भाई सर मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरे को ज़रूरत है पैसे की, तो मेरे को आप एडवांस पेमेंट कर दो, मैंने पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। उस पर्सन के लिए सोचो, उस पर्सन को अभी इनकम ड्यू नहीं हुई है क्योंकि उसने काम नहीं किया है, इनकम ड्यू नहीं हुई है तो, लेकिन उसने काम कर दिया है। ठीक है, सॉरी, इनकम ड्यू नहीं हुई है क्योंकि उसने काम नहीं किया है लेकिन फिर भी उसको वो एडवांस में मिल रही है पेमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो प्रीपेड एक्सपेंस का अपोजिट क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम। कई बार ये इंटरव्यूज में आपसे पूछते हैं। ठीक है ना, आपके सीएमए में काम नहीं आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह ज़्यादा, लेकिन हाँ आप देखोगे इंटरव्यूज में आपसे पूछते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज़ और देखो, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, है ना, और यूट्यूब पे डालते रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप सारे शॉर्ट वीडियो देखो। सर इससे फ़ायदा, देखो शॉर्ट वीडियो 3 मिनट के, आज अभी क्या है, यूट्यूब की एक लिमिट है कि 3 मिनट से ज़्यादा शॉर्ट नहीं बना सकते। अगर आप वो शॉर्ट बनाओगे, अगर 3 मिनट से ऊपर कोई वीडियो बनाओगे तो वो शॉर्ट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप सिंपल कह सकते हो रील। अब हम लोग जो रील बनाते हैं, हम टीचर लोग किस चीज़ की रील बनाएंगे, हम लोग तो पढ़ाने की रील बनाते हैं ना, तो वो आपके बहुत बेनिफिट में है। मैं लगभग लगभग 1 या 2 दिन में एक ना एक वीडियो डालता हूँ अप्रॉक्स, कभी कभार 3 दिन भी हो जाते हैं। तो वो आप यूट्यूब पे वो जो वीडियोस आते हैं उसको देखो, उसमें ना जो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत जल्दी क्लियर होंगे, क्विकली क्लियर होंगे। ठीक है ना, कोई सा भी टॉपिक ले लेते हैं और जनरली मैं कोशिश करता हूँ सीक्वेंस वाइज चलूँ, पूरा चैप्टर शॉर्ट्स के थ्रू समझाऊँ, तो उसको आप देख ही करो। ठीक है सर, रियल अकाउंट मतलब, रियल अकाउंट होता है देखो किसी भी असेट से रिलेटेड अकाउंट। असेट क्या हो सकती है, 2 टाइप की होती है, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स। सर टेंजिबल असेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपको पता है इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है। कैश, ये सब चीज़ें क्या होती है, आपकी टेंजिबल असेट्स होती है। ठीक है ना, भाई आपके पास कैश का बैलेंस पड़ा है, 5 लाख रुपए कैश रखे हैं आपके पास, 5 लाख के, तो वो टेंजिबल असेट्स हैं। हाँ, अगर आपके पास बैंक में पैसे रखे हैं तो वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अगर आपके पास सिटी बैंक में पैसे रखे हैं 5 लाख के, ठीक है ना, एचएसबीसी बैंक में पैसे रखे हैं 5 लाख, तो वो पर्सनल अकाउंट है, ना कि रियल अकाउंट। हाँ लेकिन आपके पास कैश रखा है तो वो रियल अकाउंट होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है ना, इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, नो हाउ,
ठीक है, और कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर्स, ये सब होते हैं इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है सर, ये ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, नो हाउ, ये सब क्या होते हैं? देखो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं कि अपन इनका टेक्निकल अभी समझे। ठीक है, बस आप ये याद रखो कि इंटेंजिबल असेट्स होती है। ठीक है नो हाउ क्या होता है? नो हाउ मतलब टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, मेरे को किसी चीज़ को बनाने की टेक्निकल नॉलेज है। मेरे पास सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती है, चिप्स आपको पता है, ये चिप्स होती है वो हर जगह पे काम में आती है। चिप्स खाने वाली अंकल चिप्स नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, ये जो चिप्स है इस टैबलेट में भी डली हुई है, आपके मोबाइल में भी है, मेरे मोबाइल में भी है, कैमरा में भी चिप्स होती है। ठीक है, सारी गाड़ियों में चिप्स आती है काम में। और जो कंट्री है ताइवान, ठीक है, ताइवान जिसका चाइना जो क्लेम करता है वन चाइना पॉलिसी के अंदर, तो ताइवान जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है चिप्स का। ठीक है, तो ये जो चिप्स हैं, मान लो मेरे को चिप्स से कुछ चीज़, इंटेल की आपने सुना होगा, इंटेल की चिप्स हर जगह पे हर डिवाइस में लगी होती है, कई बार ऐसा होता है। या फिर एनवीडिया, ठीक है ना, एनवीडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है अगर हम बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब क्या है धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चिप बनाने की, मान लो मेरे को टेक्निकल नॉलेज है कि कैसे बनाते हैं चिप, तो इसे बोलते हैं टेक्निकल नो हाउ, और ये मेरा इंटेंजिबल असेट्स होता है। असेट है, आज की दुनिया में इंटेंजिबल असेट्स की ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर में टेंजिबल असेट्स के। ठीक है, आपने सुना होगा टेलीग्राम चैनल आता है। ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम भी एक सोशल मीडिया चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल को कितने एम्प्लॉय चला रहे हैं? 2 से 3 एम्प्लॉय चला रहे हैं। इतना बड़ा जो उसने एम्पायर खड़ा किया है, इतनी बड़ी जो उसकी रेवेन्यू होती है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसको 2 या 3 एम्प्लॉय चला पा रहे हैं टोटल। पढ़ना उसके बारे में, बीच में वो अरेस्ट भी हो गए थे फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो आते हैं वापस, देखो तो इंटेंजिबल असेट्स आजकल बिजनेस में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, नॉलेज का ज़माना है क्योंकि। तो पर्सनल अकाउंट समझ में आया, पर्सन के नेम से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट जो है असेट से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, इनकम्स या गेन्स और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस से। सर इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, देखो नॉमिनल अकाउंट अपन इधर डिस्कस कर लेते हैं, जगह नहीं है ना उधर, थोड़ा खुल के डिस्कस कर लेते हैं आराम से। जैसे एक्सपेंसेस, परचेजेस एक एक्सपेंस है, रेंट का रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है। अब जितने, अब मैं अपन लिमिट तो लगा ही नहीं सकते, हजारों खर्चे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, मोबाइल बिल पेमेंट, ये सब दुनिया भर के खर्चे हैं। तो बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। सर बिजनेस में कभी कभार लॉसेस भी हो जाते हैं। लॉसेस जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई, थेफ्ट, चोरी हो गई, है ना, या पिल्फरेज। पिल्फरेज भी चोरी होता है लेकिन स्मॉल थेफ्ट को पिल्फरेज बोलते हैं। ठीक है, पिल्फरेज, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय, अब कुछ भी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ये सारे लॉसेस क्या हैं? आपके नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। नुकसान हो जाता है इससे बिजनेस के अंदर। इनकम्स, सबसे बड़ी इनकम कौन सी होती है? सेल्स, जिस पे सारा व्यापार, सारा बिजनेस जो आपका टिका रहता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सेल्स। ठीक है, सेल्स ही ड्राइविंग फोर्स होती है पूरे बिजनेस के अंदर। सेल्स और आपका इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, अच्छा इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड एक्सपेंस होता है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, हालांकि एग्जैक्टली डिविडेंड कोई एक्सपेंस नहीं होता, बट अभी के लिए आप मान लो डिविडेंड पेमेंट एक एक्सपेंस है, बट अपन डिस्कस करेंगे डिविडेंड पेमेंट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड पेमेंट एक एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का, नॉट एन एक्सपेंस। ये क्या है बाद में बताऊंगा, अभी तो आप इसको डिविडेंड को एक्सपेंसेस बोल सकते हो। ठीक है, बट टेक्निकली एक्सपेंस नहीं कहते उसको। तो ये हो गया गेन्स। गेन कुछ भी हो सकता है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन,
मशीन को बेचा, गेन हो गया। बिल्डिंग को बेचा, लैंड को बेचा, लैंड को बेचने से आपको प्रॉफिट हो गया। कभी कभार जो चीज़ें होती है उसे गेन कहते हैं। सर एक्सपेंसेस और लॉसेस में डिफरेंस क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो, एक्सपेंसेस करते हैं तो कोई ना कोई बेनिफिट रिसीव होता है। आपने गुड्स परचेज करे, रेंट पे करा, आपने रेंट पे किया तो आपने स्पेस यूटिलाइज किया था ना सामने वाले का, तभी तो आपने रेंट पे किया। आपने ब्याज पे किया तो आपने कैपिटल यूटिलाइज करी थी, और कैपिटल के अगेंस्ट में आपने ब्याज दिया। आपने किसी से पैसा उधार लिया तभी तो आप ब्याज पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसका बेनिफिट एंजॉय किया। लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस में आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। आग लग गई, आपकी गुड्स जल गए, ठीक है, नुकसान हो गया, बात खत्म हो गई। आपको क्या बेनिफिट हुआ, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। इनकम में भी, इनकम क्या है, रेगुलर होती है जनरली, ठीक है, गेन कभी कभार होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कोई डिफरेंशिएशन का कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग सीधा इसको नॉमिनल अकाउंट में दिखा देते हैं, चाहे एक्सपेंसेस और लॉसेस हो, चाहे इनकम्स और गेन्स हो, ठीक है ना। ये अपन को हमेशा याद रखना है। अब देखो, अब अपन को एक, ये तो अपन ने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अकाउंट्स का। अब जैसे एक चीज़ आप ध्यान दो, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन उससे जो स्टॉक बचता है, स्टॉक इन्वेंट्री, वो रियल अकाउंट होता है। क्या बोला, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन इन्वेंट्री जो बच रही है वो एक रियल अकाउंट है। सर इसमें चौंकने वाली क्या बात है, लेकिन देखो चौंकने वाली बात ये है, शॉकिंग बात ये है इसमें, कि इन्वेंट्री जो होती है, जो स्टॉक बचता है, वो किस में से बचता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा सर परचेजेस में से। क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है वो कहाँ से बचता है, गुड्स परचेज में से बचता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब गुड्स परचेजेस में से बचा, ठीक है, तो परचेजेस तो लेकिन आपकी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, लेकिन और इन्वेंट्री क्या हो गया, स्टॉक क्या हो गया, आपका रियल अकाउंट हो गया। सोचने वाली बात है, ठीक है ना। आपने 1 लाख का माल परचेज किया, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, और उसमें से 10,000 की इन्वेंट्री बच गई, 10,000 की इन्वेंट्री बच गई, तो 1 लाख तो जो परचेज किया था वो तो अपना पूरा नॉमिनल अकाउंट हो गया, और जो 10,000 की इन्वेंट्री बची उसमें से वो क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। बिल्कुल ऐसा होता है। ये याद रखना कि इन्वेंट्री कोई आसमान से नहीं टपकती है, इन्वेंट्री कहाँ से बचती है, परचेजेस में से ही बचती है, ठीक है ना। इन्वेंट्री कहाँ से मिलेगी आपको, इन्वेंट्री है क्या, जो परचेज, जो माल नहीं बिका वो इन्वेंट्री है, ठीक है, जो माल नहीं बिका वो इन्वेंट्री है। समझ में आए, धीरे धीरे बात करेंगे इन चीज़ों पे, थोड़े से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ये। अब सर, अब पर्सनल अकाउंट का रूल तो बताओ। ये तो हमने डिस्कस किया अकाउंट क्या है, ठीक है ना, अकाउंट को कैसे क्लासीफाई करें। अब देखो, पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का, वो होता है डेबिट इज द रिसीवर, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि रिसीवर को डेबिट कर दो, क्रेडिट करो गिवर को, ठीक है ना। मतलब जो रिसीवर को बोल सकते हैं अपन, जो रिसीव करने वाला है, रिसीवर कौन हो गया, जो भी रिसीव करने वाला है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट करो गिवर को। धीरे धीरे डिस्कस करते हैं क्या है ये रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज आ रही है, जो भी, अब रियल अकाउंट में क्या था, असेट्स, याद करो रियल अकाउंट में केवल क्या थी, असेट्स थी। तो जो भी असेट्स आ रही है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी असेट्स आ रही है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और जो भी असेट जा रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्या समझ में, बताओ, सारे एक्सपेंसेस को और सारे लॉसेस को डेबिट कर दो, सारी इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। अब आप ये केवल इतना लिख लो, ठीक है ना। इसको जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इतना रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, फिर अपन आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।